जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी की, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की। तो दोस्तों, यदि हम भारत में सिविल सर्विसेज की बात करें तो इसका इतिहास प्राचीन रहा है। सबसे पहले हम देखें तो भारत का जो पहला सुदृढ़ साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, इस दौरान हमको इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है जब वहां पर सीता अध्यक्ष या लक्षणा अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो ये ऐसे पद थे जो आज के कलेक्टर के पद जो थे उनसे संबंधित थे। हालांकि ये आज की व्यवस्था के समान व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के गुण इनमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हम बात करें मुगल काल में, तो मुगल काल में भी इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिली। उस समय के जो शासक थे, रूलर्स थे, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था लाने की कोशिश की थी। लेकिन व्यवस्थित तौर पर यह व्यवस्था हमको आधुनिक काल के इतिहास में देखने को मिलती है जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था। जब ब्रिटिश शासन की हम बात करते हैं तो इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इनका नाम आता है आगे। कॉर्नवालिस जो था, इनको भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगर हम भारत में सिविल सेवा की बात करें दोस्तों, व्यवस्थित तौर पर आधुनिक की, तो इसके पीछे एक फैक्ट जानिए कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो इन्होंने भारत में एक पद प्रारंभ किया था जिसको हम बोलते थे कलेक्टर या फिर जिला मजिस्ट्रेट। तो जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर का पद जो था वो इन्होंने प्रारंभ किया था, जिसको कई सारे काम करने होते थे। जैसे कि भारत में जो सामान्य प्रशासन है उसका निरीक्षण करने का काम हो, या फिर भू राजस्व वसूलने का काम हो, या फिर जिले की कानून व्यवस्था को देखने, उसको बनाए रखने का काम हो, है ना। ये सारे काम सौंपे गए थे। इनफैक्ट जो राजस्व संगठन थे, उन सभी राजस्व संगठनों का जो हेड होता था वो यही कलेक्टर ही हुआ करता था। इसको इस प्रकार के काम दिए गए थे। इसको कई सारे न्यायिक काम भी करने पड़ते थे। तो ये पद इन्होंने बनाया जिस पर प्रारंभ में नियुक्ति का काम होता था, अपॉइंटमेंटेशन इस पे होता था। सरकार इस पर एक अपने व्यक्ति को अपॉइंट कर देती थी। और जहां तक था कि ये सब काम इसलिए शुरू किया गया था कि इस पे ब्रिटिश लोगों को ही अपॉइंट किया जा सके, भारतीयों को ये पद न मिले, इस प्रकार की चीजें थी, है ना। अब ये पद तो इन्होंने प्रारंभ किया, लेकिन भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पेशेवर सेवा के तौर पर अगर भारत में किसी ने सिविल सेवा को स्थापित किया है तो वो कॉर्नवालिस ने ही किया है। कॉर्नवालिस ने इस कलेक्टर के न्यायिक कामों को अलग कर दिया और इस प्रकार से इसको एक अलग तौर पर स्थापित किया, है ना। और एक तौर पर जो आधुनिक और व्यवस्थित ढांचा जो तैयार हुआ सिविल सेवा का वो कॉर्नवालिस ने तैयार किया था। इसलिए हम कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहते हैं। ठीक है, इसको पेशेवर सेवा के रूप में इन्होंने स्थापित कर दिया था। कॉर्नवालिस की दोस्तों हम बात करें तो 1786 से लेकर 1793 तक ये भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर रहे और इनके समय कई सारे इंपॉर्टेंट काम हुए। इनफैक्ट ये भारत में इतने रहे कि इनकी डेथ भी भारत में हुई और भारत के गाजीपुर में इनकी समाधि है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भारत में मर गए थे, भारत में इनकी समाधि बनाई गई थी। अब ये कॉर्नवालिस के द्वारा ये सब चीजें की गई। यहां तक हम आए आधुनिक समय में बात करें तो भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है, भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है, इसके इसके संदर्भ में हम लोगों को सरदार पटेल का इंपॉर्टेंट योगदान दिखाई पड़ता है। इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो जनक है वो हम सरदार पटेल को मानते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, अब हम इन सब चीजों को अगर देखें तो मैंने आपको कहा कि सिविल सेवा में पहले नियुक्ति की जाती थी। ये नियुक्ति क्यों की जाती थी? क्योंकि इंडियंस को ये पोस्ट ना मिले। बाद में जब भारत में पुनर्जागरण स्टार्ट हुआ, सब चीजें नहीं, तो 1853 में ब्रिटिश सरकार अंतिम चार्टर एक्ट लाती है। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार क्या करती है? सिविल सेवा के लिए परीक्षाएं प्रारंभ करती हैं। तो सबसे पहले सिविल सेवा की परीक्षा का प्रारंभ जो था वो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पर भी भेदभाव सीधा दिख रहा था, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भारतीयों को इस सेवा से दूर रखा जा सके। इसलिए इन्होंने इस परीक्षा को लंदन में आयोजित कराना सही समझा और इसको अंग्रेजी माध्यम में करवाया जाता था, क्योंकि उस समय के भारतीयों में इंग्लिश का इतना ज़्यादा बोल सकते हैं फैलाव था नहीं, और लंदन जाना भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो बहुत कम भारतीय लंदन जा पाएंगे, ये इन्होंने सोचा था। तो भारतीय इस परीक्षा तक ना पहुंच पाए, इस पोस्ट पर ना पहुंच पाए, उनका पूरा बंदोबस्त इन्होंने किया था। लेकिन इसके बावजूद 1863 में भारत के पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर हुए जिन्होंने इस परीक्षा को पास करके इसमें सिलेक्शन लिया। कई सारे लोग भी थे, रास बिहारी घोष थे, आपका सरदार आपके सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे लोग थे जिन्होंने इस परीक्षा को न केवल दिया बल्कि पास भी किया था। ठीक है, और पहले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जिन्होंने 1863 में इस परीक्षा को पास किया था। क्लियर? बाद में जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है और कांग्रेस जन्म हो जाता है, उसके बाद भारत में जब आंदोलन स्टार्ट होते हैं और सब चीज़ों की मांग चलती है, तो इन सेवाओं का भारतीयकरण और भी किया जाने की प्रोसेस चालू हुई। और सबसे पहले 1922
1942 में इन परीक्षाओं को भारत में आयोजित किया गया, सबसे पहले इलाहाबाद में। कहां पर हुआ था इनका? इलाहाबाद में इनका आयोजन किया गया था। ठीक है, बात करें यूपीएससी आयोग की दोस्तों, तो याद रखना है कि 1919 में एक अधिनियम आया था। इस अधिनियम को लाने में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था, इसलिए इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। वैसे इसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम में व्यवस्था की गई थी कि भारत में लोक सेवा आयोग जो है उसकी स्थापना की जाएगी, और बाद में इसी अधिनियम के तहत लीग कमीशन बनाया गया था 1923 में, और इस लीग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1926 में दिल्ली में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यही लोक सेवा आयोग वर्तमान में भी हमारे यहाँ पर स्थापित है। ये तो ब्रिटिश काल में सिविल सेवा की बात थी दोस्तों। 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, देश आजाद हुआ। 1947 में आजाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को आपके देश का संविधान लागू हुआ और इन सेवाओं का भी भारतीयकरण किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई संविधान में भाग 14 में कि लोक सेवा आयोग होगा, इसके अलग अलग काम होंगे, इससे संबंधित पूरी व्यवस्था भाग 14 में अनुच्छेद नंबर 315 से 323 के बीच में कर दी गई। और आज के इस लेक्चर में हम अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से इस आयोग को भी समझेंगे, इस बात को भी समझेंगे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम लोक सेवा आयोग से संबंधित, केंद्रीय लोक सेवा आयोग से संबंधित लगभग 60 क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आज के इस लेक्चर का पहला आपका क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? ठीक है दोस्तों, याद रखना है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये जो अनुच्छेद है ये भाग 14 का हिस्सा है। भाग 14 में आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में इससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, और लोक सेवा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 315 में किया गया है कि एक लोक सेवा आयोग गठित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी प्रकृति बताना है दोस्तों, इसकी प्रकृति कैसी है। तो जब इसकी प्रकृति की बात की जाएगी तो याद रखना है कि ये एक संवैधानिक निकाय है। देखो अभी हमने कहा कि आर्टिकल 315 के तहत इसकी स्थापना की जाती है, इसका मतलब इसका गठन इसके तहत किया गया है, तो ये संविधान में वर्णित है, और जो भी चीज संविधान में वर्णित होती है वो संवैधानिक निकाय कहलाता है। ठीक है, तो संवैधानिक निकाय क्यों है? क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित हो रहा है। इसको स्थापित करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 315 में दी गई है, और कोई भी व्यवस्था संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत की जाती है तो वो संवैधानिक व्यवस्था होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी, और इसी के आलोक में 1922 में इन सेवाओं का भारतीयकरण करने की तरफ कदम उठाए गए, और इसकी परीक्षा जो थी वो इलाहाबाद में ली गई थी। और इसी के आलोक में हम बात करें तो 1923 में लीग कमीशन बनाया गया था, और इस लीग कमीशन को बोला गया था कि किस प्रकार से आयोग बनाया जाए उसको ऊपर विचार कीजिए, और लीग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1926 में आयोग बनाया गया, और ये आयोग कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दिल्ली में ये स्थापित किया गया है। तो कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग के नाम से पूर्व संघ जोड़ा गया था? दोस्तों याद रखना है कि 1926 से पहले इंपीरियल सर्विस वर्ड यूज किया जाता था। ठीक है, और 1926 में यहां पर भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन जो लोक सेवा आयोग है उसके सामने संघ लोक सेवा आयोग, ये संघ शब्द जो है वो कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसमें लोक सेवा आयोग के सामने संघ लोक सेवा आयोग शब्द जोड़ा गया था। 1935 का जो अधिनियम था बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम था। इस अधिनियम जो की अगर हम बात करें तो संविधान में इससे लगभग 200 धाराएं एज इट इज ली गई हैं। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संघ की व्यवस्था की बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत एक संघ के रूप में स्थापित होगा, जिसमें सभी ब्रिटिश प्रांत स्थापित किए जाएंगे, और रियासतों की अगर बात करें तो रियासतों को बोला गया था कि इनकी इच्छा पर निर्भर है कि ये मिलना चाहती कि नहीं मिलना चाहती, बाकी ब्रिटिश प्रांत अनिवार्य रूप से मिलेंगे, और इनको मिलाकर भारत संघ बनाने की बात की गई थी। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की व्यवस्था हुई थी।
इसी अधिनियम के तहत भारत में एक फेडरल कोर्ट बनाने की व्यवस्था हुई थी। तो ये सारे काम इसमें हो रहे थे संघीय आधार पर। तो इसी के साथ लोक सेवाओं को भी संघ लोक सेवा आयोग कहा जाने लगा था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग को क्या कार्य करता है, तो आपको ध्यान देना है संघ लोक सेवा आयोग जो है वो दो प्रकार के कार्य करता है, एक सलाहकारी कार्यकर्ता, दूसरे सामान्य कार्यकर्ता। ठीक है, अगर हम संघ लोक सेवा आयोग के कार्य की बात करते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि इसके दो काम होंगे, एक काम सलाहकारी होगा और एक काम सामान्य होगा। यदि हम इसके सामान्य कार्य की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि सामान्य कार्य का मतलब होगा कि परीक्षा का आयोजन करवाना, भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसका काम करना, तो ये सारे इसके क्या होंगे, सामान्य काम होंगे। लेकिन सलाहकारी कामों का मतलब होगा कि यदि पदोन्नति करना है किसी अधिकारी की तो उस संबंध में परामर्श करेगा, है ना, सिलेबस में कोई नई चीज जोड़ना है या बदलाव करना है तो उसके संबंध में परामर्श का काम करता है ना। परीक्षा का जो प्रारूप होता है उसमें अगर परिवर्तन करना है तो उसकी अनुशंसा के लिए ये एक प्रकार से बोल सकते हैं परामर्श की काम करता है। अगर किसी अधिकारी पर कोई कार्यवाही करी जानी है तो उसके संदर्भ में यह परामर्श वाले काम करता है। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड इसके काम परामर्शकर्ता के होते हैं, सलाहकारी होते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकल 320 के तहत दो काम इसके बताए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे इनकी बर्खास्तगी या फिर निलंबन की, कि कैसे इनको हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 317 के अंतर्गत इनकी पदमुक्ति की, निलंबन की बात की गई थी। इनकी पदमुक्ति की व्यवस्था कहां की गई थी, याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 317 में। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करते हैं कि ये कैसे हट सकते हैं। दोस्तों याद रखना है आर्टिकल नंबर 316 जो है भारतीय संविधान का, ये बात करता है इनकी सेवा शर्तों की, ठीक है, नियुक्ति कार्यकाल की। अगर हम नियुक्ति कार्यकाल की हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 316 कहता है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा। इसके साथ बोला गया है कि राष्ट्रपति महोदय जो होंगे उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और इसी आर्टिकल में कहा गया है, कहां, आर्टिकल नंबर 316 वन क में इसमें कहा गया है कि यदि लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो उसकी जगह पर एक कार्यवाहक अध्यक्ष को अपॉइंट किया जा सकता है। दो परिस्थितियों में, या तो वो अध्यक्ष पद पे नहीं है या वो बोल सकते हैं कि पद रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक जो अध्यक्ष होगा उसको राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा इसी अनुच्छेद के 316 क्लॉज 2 में कहा गया है कि इसकी अवधि क्या होगी। तो बोला गया है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष इनकी अवधि होगी, कार्यकाल होगा, जो इसमें से पहले हो जाए। और इसी में कहा गया है आर्टिकल नंबर 316 2 के क में कि जो भी लोक सेवा आयोग होगा, इसका अध्यक्ष सदस्य होगा, वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। तो त्यागपत्र की व्यवस्था आर्टिकल नंबर 316 के 2 क में दिया गया है। और इसको हटाने की जो व्यवस्था है, हटाने की जो प्रक्रिया है, बर्खास्तगी की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया 316 2 ख में दी गई है। और इस प्रक्रिया के तहत हटाने का काम राष्ट्रपति करेगा आर्टिकल नंबर 317 के अंतर्गत। इसके अलावा और भी चीजें दी गई हैं, जैसे कि आदमी जो होगा वो पागल हो जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए, है ना, या फिर उसके संदर्भ में कहा जाए कि वो लाभ के पद पर हो जाए, या फिर वो मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग हो जाए, कमजोर हो जाए, है ना, ये सब चीजें होगी। और हटाने का एक और आधार बताया गया है कि इसको संवैधानिक कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। संवैधानिक कदाचार का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम कर दे जो संविधान के विरुद्ध है, संविधान के उल्लंघन का काम है, तो उस आधार पर इसको हटाया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जो राष्ट्रपति होगा वो तब हटाएगा जबकि वो राष्ट्रपति इससे संबंधित आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा। जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। जांच सुप्रीम कोर्ट करके रिपोर्ट किसको देगी, राष्ट्रपति को। इस रिपोर्ट पर राष्ट्रपति देखेगा, इसमें हाँ कहा होगा या ना कहा होगा, दोनों ही राष्ट्रपति पर बाध्य होगी। अगर बोल दिया कि संवैधानिक कदाचार सिद्ध होता है तो राष्ट्रपति बाध्य है इसको हटाने के लिए, और ना कहा गया है तो राष्ट्रपति बाध्य है उसको नहीं हटाने के लिए, मतलब उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि उसमें उन आरोपों को ना कर दिया गया है, इनकार कर दिया गया है कि ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है। तो राष्ट्रपति हटाने का जो काम करेगा वो अपनी इच्छा से नहीं करता है, वो इस रिपोर्ट के आधार पर करता है। और वो रिपोर्ट कौन भेजता है, सुप्रीम कोर्ट भेजता है। किस आधार पर, जांच करके कि संवैधानिक कदाचार सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन बर्खास्तगी व निलंबन संबंधी ये पूरी व्यवस्था किसके तहत है, तो आर्टिकल नंबर 317 के तहत है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के बाद पद पर बने रहने पर रोक का प्रावधान किया गया है। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है दोस्तों, समझो कि संघ लोक सेवा आयोग जो होता है उसके सदस्य जो हैं, उसके अध्यक्ष जो होते हैं, वो अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु इस समय तक रहते हैं। या तो 65 वर्ष के हो जाएं तो अपने पद पर नहीं रहेंगे, या 6 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर लेंगे तो अपने पद पर नहीं रहेंगे। जब इनका एक बार ये कार्यकाल हो जाता है 6 वर्ष का, तो ये दोबारा अपने पद पर नियुक्त नहीं होंगे। ये व्यवस्था संविधान में की गई है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी। अब पुनः नियुक्ति नहीं होगी तो इस संदर्भ में कौन सा आर्टिकल कहता है, तो आप याद रखना कि इस संदर्भ में आर्टिकल नंबर 319 है। आर्टिकल नंबर 319 इस प्रकार की व्यवस्था को बताता है कि यदि एक बार आपका टेन्योर पूरा हो गया है, कार्यकाल पूरा हो गया है, तो आप पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती आपकी। ठीक है, तो सदस्य और अध्यक्ष पुनः अपने पद पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, ऐसा प्रावधान आर्टिकल नंबर 319 में किया गया है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो, जैसे अध्यक्ष और सदस्य अगर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो उनका उसी पद पे दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती। साथ ही साथ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसमें किसी भी पद पर इनको नियुक्त नहीं किया जाएगा। किंतु अगर इसका कोई सदस्य है तो उस सदस्य को आप अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर सकते हैं, और वो अध्यक्ष राज्य के लोक सेवा आयोग का भी बन सकता है और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का भी बन सकता है। कौन? सदस्य को अध्यक्ष के तौर पर आप बना सकते हैं, सदस्य को पुनः सदस्य के तौर पर नहीं बना सकते। सदस्य को किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्थापित कर सकते हैं या केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं वो कुछ संवैधानिक पद, जैसे हम बात करें कि राज्यपाल अगर वो बनना चाहें या इलेक्शन वगैरह लड़ना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। बाकी उनको इस प्रकार के राज्य या केंद्र के अंदर अधीन पद नहीं दिया जाएगा। आयोग में दोबारा उसी पद पर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा जिस पद पर वो पहले से थे। क्लियर? चलिए, ये व्यवस्था अनुच्छेद नंबर 319 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत है? आपको समझना होगा कि केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग है उसमें जो भी नियम बनाने की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है नियम बनाने की शक्ति? तो आप लोग याद रखिएगा कि नियम बनाने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के ही पास है। और राष्ट्रपति ये जो नियम बनाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के आलोक में ही बनाता है। और वो कौन सा अनुच्छेद है याद रखेंगे? अनुच्छेद नंबर 318। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 318 में क्लियर कहा गया है कि आयोग के कर्मचारियों से संबंधित, सदस्यों से संबंधित कोई भी नियम होंगे वो नियम बनाने की शक्ति आर्टिकल 318 राष्ट्रपति को ही देगा। राष्ट्रपति इस प्रकार के कोई नियम बनाएगा। क्लियर? चलिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य वर्णित है? तो संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य या कार्य कौन से आर्टिकल में वर्णित हैं? तो आप लोग याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 320। इसमें कहा गया है संघ लोक सेवा आयोग के अलग अलग प्रकार के काम होंगे। 2 प्रकार के काम बताए हैं, एक काम बताया है सलाहकारी और दूसरा काम बताया है सामान्य काम। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब सलाहकारी काम करेगा तो पदोन्नति के संदर्भ में, उन पर कार्रवाई के संदर्भ में, पाठ्यक्रम में या व्यवस्था में परिवर्तन के संदर्भ में सलाह देने का काम करेगा। लेकिन सामान्य काम इसका क्या है? परीक्षा आयोजित करवाना, भर्ती करवाना, ठीक है, इंटरव्यू लेना, चयनित करना लोगों को, ये सारे काम सामान्य काम है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संसद के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में नए कार्यों को जोड़ा जा सकता है? मतलब इसके कामों की शक्ति का विस्तार कैसे किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 321 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद चाहे तो अधिनियम बनाकर, याद रखिएगा कौन कर सकता है? संसद चाहे तो एक्ट बनाकर लोक सेवा आयोग के कामों में नए काम जोड़ सकती है, मतलब इसका विस्तार कर सकती है, विस्तार संभव है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन तथा अन्य खर्च संचित निधि पर भारित होंगे? इस क्वेश्चन से एक बात तो पता चल जाती है कि संघ लोक सेवा आयोग के समस्त व्यय जो होंगे वो किस पर भारित होते हैं दोस्तों? संचित निधि पर होते हैं। ये संचित निधि क्या है?
आर्टिकल भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि भारत सरकार के पास जो भी टैक्स आता है, जो भी ऋण आते हैं, जो भी ब्याज का पैसा आता है, वो सभी पैसा जमा होता है कहाँ? संचित निधि में जमा होता है। ये याद रखेंगे, मतलब सभी का पैसा कहाँ जमा होता है? संचित निधि में। और लोक सेवा आयोग के जो भी खर्च होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं, मतलब उनके वेतन भत्ते पेंशन सब किससे दिए जाते हैं? इस संचित निधि से दिए जाते हैं। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 322 में की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है उसके तहत 323 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग वर्ष में अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, और ये जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा कि वो इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन में रखवाए और वहां पर इसका डिस्कशन होता है। लेकिन कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 323 के तहत यह व्यवस्था की गई है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति की बात कर रहे हैं, मतलब 1947 के बाद की बात कर रहे हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको याद रखना है, इस समय एच के कृपलानी जो थे वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ये 1947 से 1949 तक इस पद पर रहे थे। आप लोगों को अच्छे से याद है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे अंग्रेज रोज बारकर, और जो रोज बारकर जो थे वो 1926 से लेकर 1932 तक इसके अध्यक्ष के पद पर थे। इसके बाद हम बात करें तो अंग्रेजों को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एच के कृपलानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जो 1947 से 1949 तक इस पद पे रहे। और ये पहले भारतीय भी थे, याद रखिएगा, ये प्रथम भारतीय भी थे जो इस पद पर बने थे, रहे थे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? दोस्तों याद रखना है, भाग भारतीय संविधान के वे हिस्सा हैं जिसमें किसी एक प्रकार की जानकारी एक जगह पर मिल जाती है। किसी एक प्रकार की जानकारी अगर एक जगह पर हम देने की बात करें तो वो जानकारी आपको कहाँ मिलती है? भागों में मिलती है। जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, भाग 14, भारतीय संविधान का भाग 14 जो है वो हमें यूपीएससी हो, पीएससी हो, लोक सेवा हो, इससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं करता है। ठीक है। इसलिए भाग 14 में हमको लोक सेवा से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाती है। तो भाग 14 के अंतर्गत ही इन सेवाओं का प्रावधान किया गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। एक बात और याद रखना, इस भाग 14 के अंतर्गत ये व्यवस्था भी की गई है आर्टिकल नंबर 312 में कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं इनका गठन जो होगा वो उसका प्रमुख दायित्व वो दिया गया है राज्यसभा को। राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं के गठन संबंधी प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करती है। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है और भारत में लोक सेवाओं का गठन हो पाता है। ठीक है। उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 के बहुमत से राज्यसभा अगर कोई प्रस्ताव पारित कर दे तो भारत में ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किया जा सकता है। वर्तमान में कितनी है? 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है। क्लियर है कि नहीं है दोस्तों? तो क्लियर, यहां से हम लोग ये समझते हैं। तो भाग 14 में ये व्यवस्था है। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में लोक सेवा से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पीएससी जो होती है वो अपने आप में स्वतंत्र निकाय है, और यूपीएससी अपने आप में स्वतंत्र निकाय है। ये अपने क्षेत्र में काम करता है, ये अपने क्षेत्र में काम करते हैं। जब संघ लेवल पर भर्ती की बात होती है तो ये करता है, राज्य लेवल पर भर्ती की बात होती है तो ये करता है। दोनों का अपना अपना क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन कभी एक या अधिक राज्य इस बात को चाहते हो कि उनके यहाँ पर कोई काम ये करे तो इसके लिए उनको सिफारिश करनी पड़ती है, और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद, किसके? राज्यपाल के अनुमोदन के बाद ये काम सौंपे जा सकते हैं यूपीएससी को, जो स्टेट पीएससी से संबंधित होते हैं। तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो दोस्तों याद रखना है, भारत में राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 323 के तहत। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 17 कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। याद रखना है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इनमें से जो पहले हो जाए उस अवधि तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और ऐसी व्यवस्था आर्टिकल नंबर 316 के तहत है। आर्टिकल नंबर 316 का जो क्लॉज 2 है उसके तहत ये व्यवस्था की गई है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष में से जो पहले हो जाए उस अवधि तक ये अपने पद पर रहते हैं। और अगर इनको हटने की बात करेंगे तो 316 के ही क्लॉज 2 के क में ये व्यवस्था की गई है कि ये राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र से इस्तीफा दे सकते हैं। और 316 के 2 ख में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति इनको अपने पद से हटा भी सकता है यदि इनके खिलाफ संवैधानिक कदाचार का जो प्रस्ताव होता है सुप्रीम कोर्ट की जांच में सिद्ध हो जाता है तो संवैधानिक कदाचार के आधार पर इन्हें हटा भी सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर ये दिवालिया घोषित हो जाएं, पागल हो जाएं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अपंग हो जाएं तो भी इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। क्लियर? आर्टिकल नंबर 216 2 ख के तहत। और हटाने की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल नंबर 317 में की गई है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारतीय लोक सेवा आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। दोस्तों याद रखना है, भारतीय लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ था। 1919 के जो अधिनियम था जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं और 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं, इसके आलोक में 1923 में ली कमीशन बना था। इस ली कमीशन की सिफारिश पर ही 1926 में इसको स्थापित किया गया था और रोज बारकर को इसका पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए पहली प्रतियोगी परीक्षा लोक सेवा आयोग द्वारा कब आयोजित की गई थी। तो आपको याद रखना है इस प्रकार की परीक्षा भारत में जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। क्लियर है? याद रखना है जुलाई 1947 में आयोजित की गई थी। जबकि भारत में पहली बार परीक्षा कब आयोजित की गई थी? 1922 में इलाहाबाद में। ठीक है, और पहली बार यूपीएससी के लिए परीक्षाएं कब आयोजित की गई थी? तो 1853 में की गई थी अंतिम चार्टर अधिनियम के द्वारा जो लंदन में अंग्रेजी माध्यम में होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं। दोस्तों याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग के जो भी व्यय होते हैं वो भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 322 इस प्रकार की व्यवस्था करता है और आर्टिकल 266 के क्लॉज 1 में संचित निधि की व्यवस्था है। ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के टैक्सेस, ऋण, ब्याज का पैसा जमा होता है, उसी से इनकी सैलरी, वेतन भत्ते दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सत्य है। इनमें से सत्य को जांचना है। ठीक है, चलिए तो जांचते हैं कौन सा सत्य है। पहला कथन कहता है कि आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपको लगता है 5 वर्ष का होता है? नहीं, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो 6 वर्ष का अगर होता है तो फिर ये कथन गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? कहीं ना कहीं हमने कहा है कि आर्टिकल नंबर 316 के क्लॉज 2 में ये व्यवस्था है कि 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद है आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो ये कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि इस आर्टिकल के तहत 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु है, तो 65 वर्ष तक रहता है, ना कि 62 वर्ष तक। तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है राष्ट्रपति सदस्य और अध्यक्ष को स्वेच्छानुसार हटा सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि अगर किसी को हटाना है आर्टिकल नंबर 317 में कहा गया है तो कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जांच होगी, जांच के बाद इसकी रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर हटाएगा, ना कि अपनी मर्जी से हटा सकता है। चौथा कथन है संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया। तो बिल्कुल सही, संविधान के भाग 14 में इसकी व्यवस्था की गई है, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 कथन गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों देखो, फिर से इस प्रकार के क्वेश्चन आए। ये क्वेश्चन देने का मोटिव सिर्फ यही है कि एग्जाम में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो कथन को पूरा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, क्योंकि एक एक शब्द का इसमें इंपॉर्टेंट होता है। चारों कथन को आराम से पढ़िए, फिर अपने दिमाग का यूज करिए कि क्या है क्या नहीं, और फिर सही उत्तर लगाइए। चलिए इन 4 कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन कहता है यह राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण करता है। तो मैंने आपको बताया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का निरीक्षण नहीं करता, दोनों अपने आप में स्वतंत्र निकाय हैं, तो ये गलत हो गया। इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल सही, ये अपने आप में स्वतंत्र है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने आप में स्वतंत्र है। इसके सारे सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जाते हैं, बिल्कुल गलत। यह राज्य लोक सेवा आयोगों को वार्षिक दिशा निर्देश देता है, बिल्कुल गलत। आपका उत्तर हो जाएगा बी,
इसका कोई लेना देना नहीं है राज्य लोक सेवा आयोगों से। क्वेश्चन नंबर 23 है, सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 9 से 11 सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 315 जो है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 315 जो है वो इसके गठन की बात करता है। ठीक है, 315 इसके गठन की बात करता है। इसमें ये कहा गया है कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए किसी राज्य या केंद्र की सेवाओं में आदि सदस्यों का, लेकिन सदस्य कितने होंगे ये नहीं कहा गया है। तो ये याद रखना है कि इसलिए 9 से 11 सदस्य इसमें निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और जब हम प्रारंभ में बात करें 1926 में, तो 1926 में इसमें 4 + 1 बराबर 5 सदस्य थे। एक अध्यक्ष होता था, 4 अन्य सदस्य होते थे। ये पहले की बात है, वर्तमान में 9 से 11 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो यहां पर याद रखना है सर रोज बारकर जो थे वो 1926 से 1932 तक पहले अध्यक्ष के तौर पर काम करने वाले थे संघ लोक सेवा आयोग में। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है H.K. कृपलानी, जो 1947 से 1949 तक अध्यक्ष रहे। ये पहले भारतीय अध्यक्ष भी थे और आजादी के बाद इसके पहले अध्यक्ष भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? तो याद रखिएगा H.K. कृपलानी तो पहले ही थे आजादी के बाद के, जो 1947 से 1949 तक इस पद पे रहे। हैज़मादी जो थे ये 1955 से 1961 तक इस पद पे रहे थे। और सहारे साहब जो थे वो 1979 से 1985 तक इस पद पे रहे थे। बात करें चौथे T.N. शेषन की दोस्तों, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ना कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। ये जो थे ये 1990 से लेके 1996 तक 6 वर्ष तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम करने वाले थे। और इन्हीं के समय जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो 3 वर्षीय आयोग के तौर पर स्थापित होकर आज कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो ये 3 सदस्यीय, 3 वर्षीय नहीं 3 सदस्यीय आयोग के तौर पर स्थापित होकर चल रहा है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस कमीशन की सिफारिश पर सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो याद रखेंगे लीग कमीशन की सिफारिश पर यह स्थापित किया गया था। लीग कमीशन 1923 में बना था और लोक सेवा आयोग 1926 में बनाया गया था। 1926 में स्थापित लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे दोस्तों? तो याद रखेंगे 5 सदस्य थे, 1 + 4, एक अध्यक्ष और 4 अन्य बराबर 5 सदस्य थे। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो याद रखना नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित उपबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है कि सदस्यों की नियुक्ति और उनके जो कार्यकाल है उससे संबंधित जो उपबंध है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो याद रखेंगे 316, आर्टिकल नंबर 316 जो है उसमें ये दिया गया है कि सदस्य और जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति और कार्यकाल क्या होगा। आर्टिकल नंबर 316(2) कहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहेंगे। और 316 जो है आर्टिकल, इसी में एक और व्यवस्था भी है जिसको आपको याद रखना है 316(1) में, कि अगर अध्यक्ष पद पर नहीं है या अध्यक्ष किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है तो राष्ट्रपति जो होंगे वो कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था भी करेंगे। क्लियर, वो तब तक काम करेगा जब तक परमानेंट अध्यक्ष ना आ जाए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और इसी आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा अध्यक्ष और सदस्यों की, और इनमें से जो आधे सदस्य होंगे उनको लगभग 10 वर्ष तक राज्य या केंद्र में अपनी सेवाएं देने का अनुभव होना चाहिए। 31वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति, पदच्युति, शक्तियां व कार्य तथा इसकी स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो 315 से 323 के बीच में यह व्यवस्था की गई है, भाग 14 के अंतर्गत। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है नियुक्ति, अनुच्छेद 316 के अंतर्गत।
अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है, सदस्यों और अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो भी सेवा शर्तें होंगी, सभी चीज़ें जो रहेंगी, उनका व्यवस्था जो होगी वो राष्ट्रपति ही बनाता है, और इसके लिए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 318 व्यवस्था करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये कहता है, संघ लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग की संरचना का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, संरचना का निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाएगा? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, आर्टिकल नंबर 315 के तहत, और इसके लिए व्यवस्था संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति के हिसाब से ये चीजें तैयार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम कितने वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए? दोस्तों, तो बोला गया है 10 वर्ष तक आपको अनुभव होना चाहिए। ये भी आर्टिकल नंबर 315 के तहत व्यवस्था है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 जो कहता है वो कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति में होती है। आर्टिकल नंबर 316 के 1 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष अनुपस्थित है तो एक कार्यवाहक अध्यक्ष को अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप सब याद रखेंगे 316 1 के तहत इस प्रकार की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, इसमें कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। चलिए इन कथनों पर विचार कर लेते हैं कि ये कथन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है उसमें पहला कथन है, सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भारत सरकार या किसी सरकार के अधीन नियोजित नहीं हो सकता। तो ये क्या सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 319 कहता है कि आप दोबारा इस पर नियुक्त नहीं हो सकते। दूसरा कथन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब दोनों कथन सत्य हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों कार्यों के संदर्भ में 3 कथन दिए हैं, जरा देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। कथन पहला है, केंद्रीय सेवाओं का भर्ती अभिकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय सेवाओं हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो ऐसा है क्या? दोस्तों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 का कथन 2 है, अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतियोगिता का आयोजन करता है। बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, सिविल सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से संबंधित विषयों पर सलाह देता है। तो बिल्कुल सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 2 3 तीनों ही कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, चलिए इन पे विचार करते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला कथन कहता है, आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। तो बिल्कुल सही है, सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है। दूसरा कथन है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों में पदभार ग्रहण करने के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई भी अलाभकारी परिवर्तन जो होगा वो इनके पद ग्रहण करने के बाद नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था जो है वो आर्टिकल नंबर 318 में की गई है, क्लियर कि कोई भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों एवं पेंशन सहित सभी खर्च संसद में मतदान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही, इस पर संसद में कोई बात नहीं की जाएगी क्योंकि ये संचित निधि से ही दिए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में की गई है आर्टिकल नंबर 322 के तहत। तो आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, तीसरा भी, मतलब डी जो है वो उत्तर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें भी 2 कथन दिए हैं, जरा इन पर बात करते हैं। पहला बोला गया है कि नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय आयोग से परामर्श नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, आयोग से इस बारे में कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। दूसरा है, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं की जाती। बिल्कुल सही, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये नहीं की जाती है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इस कथन पर विचार करने की बात होगी दोस्तों कि
जब भी हम ग्रुप सी और डी की सेवाओं की भर्ती की बात करते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती नहीं होती है। मतलब ये कथन सही है कि संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती नहीं करवाई जाएगी। और दूसरा कथन, एक पहला कथन क्या है, नौकरी में आरक्षण प्रदान करते समय परामर्श नहीं लिया जाता, तो बिल्कुल नहीं लिया जाता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। 1863 में इन्होंने इसको पास किया था। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सिविल सर्विस का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, मैंने ये क्वेश्चन इस लेक्चर के शुरू में बता दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रथम बैच कब भर्ती किया गया था? तो याद रखेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्रथम बैच 1946 में भर्ती किया गया था और ये बैच सशस्त्र सेना से लिया गया था। सशस्त्र सेना के जो अधिकारी थे उनको इस रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिविल सेवा में इंपीरियल शब्द के स्थान पर भारतीय शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1926 में। इससे पहले इंपीरियल शब्द यूज होता था। 1926 में आयोग बनाने के साथ ही भारतीय लोक सेवा आयोग जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ने लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिविल सेवा की परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु किस के निर्धारण से संबंधित आयोग कौन सा है? तो एंचिसन आयोग इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा कहाँ आयोजित की गई थी? तो इलाहाबाद में 1922 में। अगला क्वेश्चन है 50, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में कब शामिल किया गया था? तो 1966 में किया गया था। 51 कहता है, वर्तमान में कुल कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? 3 हैं। कौन कौन सी है मैं लेक्चर के प्रारंभ में बता चुका हूँ, IAS, IPS, IFS। 52 वह क्वेश्चन कहता है, संसद द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं के संदर्भ में सत्य है। चलिए देखते हैं क्या सत्य है। 3 कथन है, तीनों पर विचार करते हैं। पहला कथन कहता है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। बिल्कुल, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है और ये विस्तार करने की जो शक्ति है वो भारत में संसद को दी गई है। भारत की संसद आर्टिकल नंबर 321 के तत्वावधान में इस व्यवस्था के तहत कानून बनाकर इसको विस्तारित कर सकती है। कथन 2 कहता है, नियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है, सेम आर्टिकल के तहत कर सकती है। संसद सरकार के संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश न मानने की कारणों की मांग कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ये हो सकता है, मांग कर सकती है कि आप इसकी सिफारिशों को क्यों नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उपरोक्त सभी आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 53 के तहत बात की गई है, पहले कथन में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसको संघीय लोक सेवा आयोग कहा गया था। बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सत्य हैं, ये आपको याद रखना है। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा डी, दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में एक टेबल दी गई है आपको, ए और इसके साथ जुड़ाना है। एक तरफ अनुच्छेद दिए गए, एक तरफ उनमें दी गई विषय वस्तु है। अनुच्छेद नंबर 316 जो है इसमें कहा गया है नियुक्ति एवं कार्यकाल, तो इसको हम जोड़ देंगे इससे। ठीक है। क्वेश्चन बी में कहा गया आर्टिकल 317 जो है इसमें कहा गया है सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन की व्यवस्था। 320 में कहा गया है आयोग के कार्य और 321 में कहा गया है कार्यों का विस्तार। तो यहाँ पर जोड़ी जमाइए, ए की जोड़ी बन रही 3 से, तो ए की जोड़ी ये वाली 3 से बन रही है। ठीक है। बी की जोड़ी बन रही है 1 से, तो बी की जोड़ी 1 से यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर बन रही है। ठीक है। सी की जोड़ी बन रही है 2 से, तो सी की जोड़ी बन रही है 2 से और डी की जोड़ी बन रही है 4 से। मतलब उत्तर नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन 55 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 316 में वर्णित प्रावधानों के संदर्भ में निम्न में से सत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, सत्य क्या है बताना है। तो देखते हैं, पहला कथन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। बिल्कुल सही बात है, होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष द्वारा अपना पद राष्ट्रपति को संबोधित करके इस्तीफा दे सकता है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति को संबोधित करके ही इस्तीफा देता है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना पद आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करके देते हैं। नहीं, ये भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 316 जो है इसका 316 का जो 2 है वो क कहता है राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देंगे, मतलब ये गलत है। तो 1 और 2 आपका सही है फिलहाल। चौथा कथन कहता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य पदावधि समाप्त होने के बाद उसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते, तो ये भी सही है। मतलब आपका पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो पहला, दूसरा और चौथा यहीं पर है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है सत्य कथन है, इनमें से सत्य कथन को छांटना है। पहला कथन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ग्रुप डी व सी की भर्ती नहीं करवाई जाती, बिल्कुल सही, नहीं करवाई जाती है। नौकरियों के आरक्षण के संदर्भ में सलाह नहीं ली जाती, बिल्कुल सही, इससे सलाह नहीं ली जाती है। सरकार आयोग की सिफारिश मानने तथा संसद में कारण बताने हेतु बाध्य नहीं है, तो ये व्यवस्था गलत है, बाध्य है मानने। अगर मानने के लिए बाध्य नहीं है तो मान क्यों नहीं रही, उसका कारण जरूर बताने के लिए बाध्य, कारण बताना पड़ेगा। चौथा कथन कहता है संसद आयोग के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती, बिल्कुल परिवर्तन कर सकती है। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही है, उत्तर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। कहता है संघ लोक सेवा आयोग इनमें से किन संवर्गों की परीक्षा आयोजित करता है? अखिल भारतीय सेवाएं करता है, केंद्रीय सेवाएं करता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेवाएं करता है। कौन सी नहीं करता? राज्य सेवाएं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। तो 1, 2 और 3 सही है, याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता है संघ लोक सेवा आयोग को निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं? संघ की परीक्षा आयोजित करना, बिल्कुल सही। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भर्ती के संदर्भ में सहायता करना, बिल्कुल सही, अगर वो कहते हैं तो राज्यपाल के अनुमोदन के बाद। सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धति से संबंधित विषय पर परामर्श करना, बिल्कुल सही। लोक सेवा को संबंधित अनुशासनिक विषयों पर परामर्श देना, बिल्कुल सही। 1, 2, 3, 4 सभी आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है संघ लोक सेवा आयोग से किन विषयों पर परामर्श लिया जा सकता है? भर्ती पद्धति से संबंधित विषयों पर बिल्कुल लिया जा सकता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति के लिए बिल्कुल सही, लिया जा सकता है। सिविल सेवाओं में एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए उम्मीदवारों की उत्सुकता पर, बिल्कुल ट्रांसफर के लिए भी हो सकता है। 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं, तो उत्तर हो गया बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ये कहता है संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत क्या प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 323 में प्रतिवेदन की बात की गई है। संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन जो होगा वो होगा सीधे राष्ट्रपति को दिया जाएगा, और राष्ट्रपति को ये प्रतिवेदन के बाद राष्ट्रपति इसको संसद में रखवाता है। संसद में इसमें बहस होती है। अगर सरकार ने किसी भी रूप में इसके परामर्श को नहीं अपनाना है तो फिर सरकार संसद में उसका कारण बताने के लिए भी बाध्य होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हमने संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित 60 क्वेश्चन पे डिस्कस किया। न केवल डिस्कशन क्वेश्चंस को लेकर किया, इसके माध्यम से हम लोगों ने ऑलमोस्ट पूरा लोक सेवा आयोग को ही हमने समझ लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। दोस्तों, हमारी इस आयोग के क्वेश्चंस की लेक्चर श्रृंखला में आज हमने ये तीसरा लेक्चर पूरा कर लिया है। अब अगले लेक्चर में, चौथे लेक्चर में हम लोग स्टेट पीएससी की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट तौर पर हम एमपी पीएससी की इसमें बात करने वाले हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इसमें आयोग हैं आपके लगभग 16 से 17 आयोग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो उन 17 के 17 आयोगों पर मैं ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि अगली बार जैसे ही कोई लेक्चर डलता है तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। आराम से हम 10वां यूनिट इस लेक्चर श्रृंखला के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। मुझे आशा है अगर आप लोगों ने ये पूरी यूनिट को इस माध्यम से तैयार कर लिया तो एग्जाम में वो आपको 10 क्वेश्चन दे, 12 क्वेश्चन दे, 15 क्वेश्चन दे, आप वो जरूर सही करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले लेक्चर में एमपीपीएससी से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्लियर दोस्तों, चलिए।